नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। हम फिर एक बार लेकर हाजिर हुए हैं भक्तिकाल के कवियों को, जिसमें सूफी कवि पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मंझन को। मंझन की रचना मधुमालती के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मधुमालती का रचना काल क्या है? 1545 ईस्वी है। मंझन, इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मतलब इनके बारे में जो जानकारी जो कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रचित मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है। शुक्ल जी कहते हैं कि केवल इनकी रचित मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है, जिसमें उनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धलियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। मतलब जैसे मृगावती में थी कि 5 चौपाइयों के बाद एक अर्धली एक दोहा होने का क्रम रखा गया, वैसे मधुमालती में भी है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। मधुमालती की कथा, मतलब अब मधुमालती की कथानक क्या है आप लोग को बताते हैं। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्त सारी में रख आई। कथानक क्या है? शुरू होता है कि कनेसर के नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए, मतलब सोया हुआ था राजकुमार, उसे अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्तसारी में रखा। मतलब चित्तसारी जहाँ पर नायिकाएं अपना श्रृंगार करती हैं, वहीं उसी को कहते हैं चित्रसारी। वहाँ रख आती हैं। वहाँ जगने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गई। साक्षात मतलब एक दूसरे को जान पहचान हुई। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारे प्रेम में हृदय से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो जब मधुमालती पूछती है अपना परिचय उसका मनोहर का, तो मनोहर बताता है कि हमारा अनुराग यानी जन्मों जन्मों का है, इसीलिए तुम्हारे प्रेम में हृदय और उत्पन्न हुआ है। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उनके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जागे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। दोनों जब एक साथ सो गए तब अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर अब उसके घर छोड़ आई। तो दोनों जब अपने अपने जगह जगे तो प्रेम में व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग में से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिससे इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरी पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा ले गए। अब यहाँ पर जब राजकुमार मधुमालती के वियोग में व्याकुल होकर जब वियोगी होकर ढूंढने निकला तो जंगल में उसे कौन मिलता है? चित्तविश्रामपुर की राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा यहाँ पर उन राजकुमार को मिलती हैं, जिसे एक राक्षस उठा लाए थे।
मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है। अब मधुमालती किसकी सखी निकली? प्रेमा की सखी निकली। मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आ गई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलने का वचन दिया है। जब मनोहर को लेकर प्रेमा अपने नगर आती है तो उसके पिता उस मनोहर से प्रेमा की शादी विवाह करने के लिए कहते हैं, पर प्रेमा यह कहकर कहती है कि वह मेरा भाई है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। जब मधुमालती अपने माता के साथ रूपमंजरी मधुमालती की माता क्या नाम था? रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई थी, तो प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चितसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जब उसकी माता सुबह उठी और गई देखी तो मनोहर और मधुमालती उसके चितसारी में दोनों को पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने साफ दिया कि तू पक्षी हो जा। मधुमालती की माँ ने मधुमालती को समझाया कि प्रेम छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानी तो माता ने साफ दे दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। जब मधुमालती पक्षी बन गई सांप के कारण उसकी माँ ने जब साथ दिया था तो उड़ते बहुत दूर निकल गई। तो ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी को देखा तो ताराचंद उसे पकड़ना चाहा, तो मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर की तरह दिखा, तो वह मिलता जुलता दिखा, तो इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। वह रुक गई। ताराचंद को वह समझी कि राजकुमार है मनोहर, तो रुक गई, लेकिन ताराचंद ने उसे पकड़ लिया और एक सोने के पिंजरे में रख दिया। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रीतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अब यहाँ पर वहाँ उसकी सखी मधुमालती की सखी ने उसे मिला था मनोहर था। अब यहाँ पर मधुमालती को मिलाने के लिए ताराचंद तैयार हो गया। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर पहुँचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। अब यहाँ मधुमालती का विवाह ताराचंद के साथ करने के लिए उसके माता पिता तैयार हो गए। अब यहाँ पर ताराचंद क्या कहता है? ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन। अब यहाँ ताराचंद ने मधुमालती को अपनी बहन बना लिया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिख कर प्रेम के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। अब योगी के वेश में राजकुमार जो मधुमालती को ढूंढते ढूंढते आ पहुँच आया। मधुमालती का पिता अपनी रानी साहित्य दल और बल के साथ मतलब अपनी सेना के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जा पहुंचा।
चित्रसेन कौन था? प्रेमा की का पिता था। वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। तो कहाँ पर मधुमालती और प्रेम मनोहर का विवाह कहाँ पर होता है? दोनों का विवाह चित्रसेन के यहाँ होता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन अखेर से लौटने पर ताराचंद यानी शिकार से लौटते समय ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देखा। प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो गया। अब मधुमालती का विवाह तो मनोहर के साथ हो गया। अब प्रेमा बची थी, तो प्रेमा को ताराचंद ने देखा। ताराचंद देखते ही वह मूर्छित हो गया। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। अब इसके आगे प्रति जो है खंडित है, मतलब नहीं मिलती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि अनुमान यही है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। तो यहीं पर मधुमालती की कथा वस्तु समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं कि कवित्त सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए, जिन्हें इनसे सार्थकता पृथक समझना चाहिए। शुक्ल जी, ये शुक्ल जी का कथन है। और कथन है, देखते हैं प्रमुख कथन। मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों का महत्ता भी दिखाई देता है। यह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। मंझन ने जायसी की अपेक्षा कुदबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मधुमालती में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। तो मधुमालती में क्या दिखाया गया है कि एक नायक जो है मनोहर और ताराचंद, दो नायक हैं ना इसमें। तो मेन नायक कौन है? मनोहर है। तो मनोहर को क्या एक पत्नीवादी दिखाया गया है इसमें। भाषा क्या है? अवधी। मधुमालती की भाषा अवधी है। तो मंझन के बारे में और उनकी मधुमालती की रचना के बारे में यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को क्लास कैसे लगे? अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलते हैं नए सूफी कवि को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।